नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो एक खबर सामने आ रही है जो अहमदाबाद में बहुत बड़ा विमान हादसा। गुजरात में पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन। कैबिनेट मंत्री सीआर पाटिल ने की पुष्टि। हादसे में अब तक 204 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो वही आपको बताते चले, सीआर पाटिल ने की है पुष्टि। हादसे में अब तक 204 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के पूर्व सीएम का निधन, जिसकी पुष्टि सीआर पाटिल ने की। साथ ही अहमदाबाद में को बताते चले, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हो गया है। कैबिनेट मंत्री सीआर पाटिल ने किया निधन की पुष्टि। हादसे में अब तक 204 लोगों की मौत बताई जा रही है। अहमदाबाद में बहुत बड़ा ये विमान हादसा, जिसमें गुजरात के सीएम पूर्व सीएम का निधन। कैबिनेट मंत्री सीआर पाटिल ने इसकी पुष्टि की है, जहां अब तक हादसे के बाद उनके निधन की पुष्टि नहीं हो रही थी, जिसकी पुष्टि अब बताया जा रहा था कि इलाज चल रहा था, लेकिन अब इसकी पुष्टि सीआर पाटिल ने, कैबिनेट मंत्री सीआर पाटिल ने की है। हादसे में अब तक 204 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के पूर्व सीएम का निधन। अहमदाबाद में ये बहुत बड़ा विमान हादसा, जिसमें आपको बताते चले गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन। क्या अहमदाबाद में बहुत बड़ा हादसा, जिसके चलते आपको बताते चले 204 लोगों का निधन हो चुका है। विजय रूपाणी का भी अहमदाबाद में बहुत बड़ा विमान हादसा, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने उनके निधन की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी भी इसी फ्लाइट में अपने परिवार को मिलने के लिए जा रहे थे, वो भी इस हादसा का शिकार हुए हैं। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। भाजपा परिवार में ये बहुत बड़ी खोट आई है और इस हादसा इतना बड़ा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब भी और श्री अमित भाई शाह साहब भी तो तुरंत गुजरात पहुंच रहे हैं और जो भी बन सकता है, जो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी वो यहाँ पर आकर करेंगे। तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में मुख्यमंत्री धामी ने इस घटना को अत्यंत दुखद और पीड़ादायक बताया। उन्होंने सभी यात्रियों के सकुशल होने की प्रार्थना की और बताया कि राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। विमान हादसे पर सीएम ने शोक जताया है। साथ ही शोक जताते हुए उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी किया। साथ ही आपको बता दें कि युद्ध स्तर पर लगातार बचाव कार्य जारी है, इसकी जानकारी भी सीएम धामी ने ट्वीट कर दी। दुर्घटना पर उत्तराखंड के सीएम की संवेदनाएं। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक में वन विभाग के अधिकारियों को वनों के संरक्षण और वन संपदाओं को लोगों की आजीविका से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने अगले 10 वर्षों के लिए ऐसी योजना बनाने को कहा, जिससे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का संतुलन बना रहे और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले। साथ ही मानव वन्य जीव संघर्ष के मुआवजे के लिए डिजिटल सिस्टम लागू करने की भी सलाह दी गई है। साथ ही हल्द्वानी में जू और सफारी के निर्माण और 84 कुटिया के जोरादाकरण के तेजी लाने का भी चर्चा चल रही। साथ ही आपको बताते चले 25 प्रस्तावों पर सहमति बनी, जिन्हें राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड को भेजा जाएगा। साथ ही 40,000 बंदरों के नसबंदी का भी ये लक्ष्य रखा गया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन संपदाओं का सही उपयोग और नए पर्यटन स्थलों के विकास की जरूरत बताई है। साथ ही बैठक में कई अधिकारी और विधायक भी शामिल थे। तो वही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य रूप से मनाने के लिए उत्तराखंड सरकार के निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश में तैयारियां तेज हो गई हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अल्मोड़ा जिले के योग को लेकर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का उद्देश्य आम जनता को योग के लाभों से परिचित कराना और उन्हें योग दिवस पर सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। तो वह स्थानीय प्रशासन, शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से ये शिविर गांव-गांव और वार्ड में लगाए जा रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में जगह जगह लगाए जा रहे योग शिविर, हर गांव पहुंचेगा योग का संदेश। अल्मोड़ा में योग शिविरों का आयोजन शुरू। तो भाई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुख्य सेवक सदन में गुप्त काशी और जोशीमठ से आयोजित सार्वजनिक सभाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुप्त काशी और जोशीमठ में नई बैंक शाखाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन भी किया। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही व्यापारी, परिवहन संचालन और स्थानीय उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनने में सहायता मिलेगी। साथ ही डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को वित्तीय सेवाएं घर के पास ही सुलभ हो सकेंगी। तो ऐसे दोनों ही स्थान हमारे बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक वर्ष इन दोनों ही स्थानों पर, जहां बाबा केदारनाथ और भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए इन्हीं स्थानों से लोग होकर जाते हैं। ऐसे में इन स्थलों पर बैंकिंग सुविधाओं का नेटवर्क न केवल चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बहुत सुविधाजनक होगा, उनके लिए उपयोगी होगा, बल्कि वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी, व्यापारियों के लिए, होटल व्यवसायियों के लिए, परिवहन संचालकों के लिए। तो वहीं देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का संचालन करने वाली श्री गंगा सभा को 5 करोड़ रुपए का दान दिया है। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय विशिष्ट ने पुष्टि करते हुए बताया कि दान की राशि सभा के अकाउंट में प्राप्त हो गई है। अनंत अंबानी ने 4 मई को पत्नी राधिका अंबानी के साथ गंगा पूजन के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। साथ ही तीर्थ पुरोहितों के आभार जताते हुए उनके मंगल की कामना भी की। हर की पौड़ी पर मां गंगा की पूजा अर्चना करने के लिए आए थे और आदरणीय अनंत अंबानी जी और उनकी धर्मपत्नी राधिका जी हर की पौड़ी पर आए। उन्होंने ब्रह्मकुंड पर मां गंगा की पूजा अर्चना की, मां गंगा का आशीर्वाद लिया और बहुत प्रसन्न होकर और मां गंगा का आशीर्वाद लेकर वो गए। उनके जाने के उपरांत उनसे हमने मिलने के लिए एक संपर्क किया और बड़े सहर्ष रूप से उन्होंने हमारे से भेंट को स्वीकार किया। मुंबई स्थित उनके मुख्य कार्यालय अनंत अंबानी जी की वहाँ उनसे मेरी भेंट हुई और बहुत ही आत्मीय और बहुत ही अपनेपन के साथ उन्होंने मुलाकात की और विभिन्न सामाजिक धार्मिक विषयों पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। विशेष रूप से हरिद्वार, हर की पौड़ी, माँ गंगा की महिमा और श्री गंगा सभा द्वारा किए जा रहे कार्यों के विषय में विस्तार पूर्वक। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तराखंड, जिसे देवों की भूमि कहा जाता है, न केवल अपनी आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ का साहसिक पर्यटन भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ के पर्वतीय इलाकों, नदियों और जंगलों ने इस राज्य को साहसिक पर्यटन के लिए एक आदर्श स्थान बना दिया है। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन के कई रूप हैं, जो पर्यटकों को रोमांच और प्रकृति के निकट ले जाते हैं। रोमांचित कर देने वाले व्हाइट वाटर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, जेट स्कीइंग, रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग,
आइस स्कीइंग के अनुभव ने इस राज्य को साहसिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया है। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ हर साल 5 लाख से अधिक पर्यटक राफ्टिंग के लिए आ रहे हैं। इस तरह की रोमांचक गतिविधियाँ कारोबार के साथ ही रोजगार का भी जरिया बन रही है। गंगा पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग उत्तराखंड में सबसे पसंदीदा साहसिक गतिविधियों में से एक है, जो अब पर्यटन उद्योग का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। इससे स्थानीय समुदाय को अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के अवसर भी मिलते हैं, जैसे स्थानीय उत्पादों की बिक्री, ट्रांसपोर्ट और यात्रा सेवाएं, होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय में वृद्धि। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पहली बार उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने महिलाओं को व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग गाइड का प्रशिक्षण दिया है। साहसिक पर्यटन की दुनिया में महिलाएं भी राफ्टिंग प्रशिक्षक के रूप में अब एक नई पहचान बना रही हैं। राज्य सरकार के साथ साथ विभिन्न गैर सरकारी संगठन उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। तकनीकी कौशल प्राप्त करने के बाद महिलाएं राफ्टिंग प्रशिक्षक के रूप में अपना करियर बना रही हैं। केंद्र सरकार ऋषिकेश में अत्याधुनिक राफ्टिंग बेस बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। राफ्टिंग संचालन को सुव्यवस्थित करना, आधुनिक सुविधाओं के साथ पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना, उत्तराखंड का साहसिक पर्यटन न केवल अद्भुत अनुभवों से भरा है, बल्कि यह पर्यटकों को सांस्कृतिक और प्राकृतिक समृद्धि के साथ जोड़ता है। आप यात्रा की योजना बनाएं और साहसिक गतिविधियों में भाग लें। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन आपके इंतजार में है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। तो वहीं नई टिहरी के होटल गैलेक्सी में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन और प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने मोदी सरकार के 11 साल को आजाद भारत का स्वर्णिम काल बताया। उन्होंने कहा कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। महिला आरक्षण बिल, धारा 370 हटाना, CAA जैसे फैसलों के मोदी सरकार के निर्णायक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। कार्यक्रम में बीजेपी के कई पदाधिकारी और स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। आपके सामने पीसी करी और इस पीसी करने के दौरान में इन 11 वर्षों के जो उपलब्धियां रही हैं, चाहे वो धारा 370 के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वक्फ बिल के परिप्रेक्ष्य में हो, 3 तलाक के परिप्रेक्ष्य में है, महिलाओं को 33% आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में हो, लोकसभा हो, विधानसभा में हो, ये अपने आप में हिस्टोरिकल है। अभी हम देख रहे हैं किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में डेवलप हो रहा है। हमने देखा कि कैसे चिनाब पुल डेवलप होकर आया, उसका लोकार्पण हुआ है। हमने देखा कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जिसमें हमारे स्वदेशी निर्मित हथियारों से किस प्रकार से तबाही पाकिस्तान में की गई है और किस प्रकार से पूरे विश्व ने माना है कि भारत जो है अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है और भारत साहसिक निर्णय लेने में सक्षम है। तो वहीं उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण को लेकर 5 जून पर्यावरण दिवस से पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हो चुकी है, जो कि 16 जुलाई तक हरेला जारी रहेगा। इस अभियान के तहत बीजेपी के सभी कार्यकर्ता अपनी मां के सम्मान में एक पेड़ लगाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि यह अभियान केवल वृक्षारोपण नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण के प्रति संकल्प को और हरित भारत के विजन को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। 5 जून पर्यावरण दिवस से पूरे देश के अंदर एक पेड़ मां के नाम के अभियान की श्रृंखला प्रारंभ की है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता से हमने आह्वान किया है कि वो एक पेड़ पर्यावरण की दृष्टि से लगाए। और जहाँ भी बीजेपी के कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री कार्यक्रम है, चाहे मेरा कार्यक्रम रहता है, मंत्री कार्यक्रम होगा, हर कार्यक्रम के पहले, कार्यक्रम के बाद हम एक पेड़ जरूर सिंचित करेंगे। और ये कार्यक्रम हरेला पर्व 16 जुलाई तक चलेगा। तो क्योंकि पर्यावरण संरक्षण उत्तराखंड की एक नज़ीर भी रही है, उसमें हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 वर्षों के कार्यक्रम भी पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी भी हमारे जो उद्यमी हैं उनके एक सेमिनार को संबोधित करेंगे। मैं कल रुड़की में था। हमारे सारे मंत्री, सांसदगण लगातार इन 2 दिनों के प्रयास
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे हैं और 11 साल बेमिसाल के जो कार्यक्रम है सेवा सुशासन गरीब कल्याण के जो विषय को लेकर जनता तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। देखिए 5 जून पर्यावरण दिवस से तो वह उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के पास से एक हेलीकॉप्टर की आकस्मिक लैंडिंग के दौरान हुई दुर्घटना ने 4 धाम यात्रा की तैयारियों और हेली सेवाओं की सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर अव्यवस्थाओं को लेकर सीधा हमला बोला है। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व समय समय पर प्रदेश के जो कांग्रेस के साथी हैं उनको आमंत्रित करते हैं, प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वहाँ पर विचार विमर्श होता है, तदनुसार आगे जो है हमारा मार्ग भी प्रशस्त किया जाता है। आपने कहा कि बयान, देखिए कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और हमारे साथियों ने अपनी बात कही है, तो मैं समझता हूँ बात कहने में कोई विरोध नहीं है। तो वहीं उत्तराखंड के रायवाला में 11 जून 2025 को पुलिस ने एक 12 वर्षीय नाबालिग बालक शिवम को सुरक्षित उसके परिवार से मिलाया। चिता ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल चंद्रपाल और कांस्टेबल अमित सैनी ने रायवाला बाजार में ये बालक परेशान हालत में उन्हें मिला। साथ ही पूछताछ में बालक ने उन्हें बताया कि वह घर से नाराज होकर हरिद्वार जा रहा था, लेकिन उसे गाड़ी चालक ने रायवाला में उतार दिया। बालक ने अपने पिता का नाम प्रमोद कुमार और पिता हिमाचल प्रदेश के रामपुर घाट पोटा साहिब बताया। साथ ही पुलिस ने उसके पिता से संपर्क कर उन्हें सूचना दी। बालक के परिजन थाने पर पहुंचकर और पुलिस की त्वरित कार्यवाही के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। साथ ही बालक को सकुशल वापस पाकर परिजनों में उत्तराखंड पुलिस की प्रशंसा की। तो वह वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की गोद में बसा हर गांव, हर पहाड़ यहाँ की संस्कृति और विरासत की पहचान है। लेकिन अनियंत्रित भूमि खरीद फरोख्त से राज्य की पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर संकट मंडरा रहा था। राज्य सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और उत्तराखंड विधानसभा ने सख्त भू कानून विधेयक पारित कर दिया है, जो उत्तराखंड की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। भू कानून उत्तराखंड राज्य के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी। उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है, सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है वो भी जो है न हो और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो, यानी कि इकोलॉजी इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे और लोगों की जन भावनाएं आगे बढ़े। नए भू कानून के तहत बाहरी व्यक्ति हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। एमएसएमई के लिए भूमि खरीद की अनुमति का अधिकार जिला अधिकारी से हटाकर उत्तराखंड शासन को दिया गया है। उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए अगर जमीन खरीदना है तो संबंधित विभाग और शासन से स्वीकृति लेनी होगी। नए कानून के तहत आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा। भूमि खरीद की प्रक्रिया की निगरानी सरकार के विशेष पोर्टल से होगी। गलत तरीके से इस्तेमाल की गई जमीन को सरकार जब्त कर सकेगी। इस कानून से उत्तराखंड वासियों की जमीन सुरक्षित होगी, गांवों में विकास होगा और राज्य की प्राकृतिक धरोहर को नया जीवन मिलेगा। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष। फिर से खबरों में आपका स्वागत है। तो वहीं हरिद्वार के पिरान कलियर क्षेत्र में गंग नहर में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में पिता और उसके 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये परिवार उत्तर प्रदेश के रामपुर से दरगाह पर जियारत करने आया था। साथ ही गंग नहर की पटरी पर बैठने के दौरान 15 वर्षीय बेटा अचानक फिसलकर नहर में गिर गया। बेटे को डूबता देख पिता ने उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी,
लेकिन वह भी तेज बहाव में बह गए। इसी बीच 10 वर्षीय बेटी भी पिता और भाई को बचाने के प्रयास में नहर में कूद गई और वह भी डूब गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो वही हरिद्वार के खड़खड़ी में होटल कारोबारी पर फायरिंग मामले में लंदन से सुपारी दिए जाने का खुलासा हुआ है। हरिद्वार पुलिस ने फगवाड़ा में 2 शूटर मानव हंस और गौरव कुमार को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 2 जून को कारोबारी अरुण पर हुई फायरिंग की साजिश गैंगस्टर कपिल सांगवान और जो लंदन में रहता था उसने रची थी। बताया गया है कि नंदू और मंजीत महल गैंग की पुरानी रंजिश के चलते कपिल ने हिमांशु सूद को सुपारी दी थी। आरोपी हिमांशु, बॉबी, शम्मी और गौरव अभी फरार है। तो वहीं एसएसपी प्रेमचंद्र आपको बताते चले सिंह डोभाल की अगुवाई में पुलिस ने 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और कई जिलों में दबिश दी। फरार आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। 2 जून को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के खड़खड़ी चौकी क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें दिन दहाड़े एक होटल व्यवसायी को गोली मारी गई थी। उसकी